हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। यानी कैसे हमें कुछ एविडेंस मिले, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास काफी सारे एविडेंस है। सबसे पहला एविडेंस है एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स। यानी जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं वो हमें एविडेंस देते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म इन रॉक्स। यानी पहले कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती थी लेकिन वो अब नहीं है, तो उनके जो अवशेष होते हैं यानी बचे हुए जो पार्ट होते हैं वो हमें मिलते हैं पत्थरों में या किसी भी और चीज में, तो उनको फॉसिल्स कहा जाता है। जैसे हमें डायनासोर्स की बोन्स मिली हैं और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह मिले हैं, तो और कुछ प्लांट्स की सीड्स मिले हैं, तो ये सब क्या है? एविडेंस है। ये सब फॉसिल्स होते हैं। जो उनके हार्ड पार्ट होते हैं वो खत्म नहीं होते, वो बच जाते हैं और वो हमारे लिए एज अ एविडेंस काम करते हैं। तो अलग अलग एज की जो रॉक्स होती हैं उनमें सेडिमेंटेशन अलग अलग टाइम पे हुआ होगा, तो उसमें हमें डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का पता चलता है। इसके लिए पूरी एक प्रोसेसिंग होती है रिलेटिव डेटिंग की, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कौन फॉसिल कितना पुराना है। यानी अगर सेडिमेंट्स हैं तो उनमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर्स होंगी उसमें सबसे नए टाइप के होंगे, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होंगी हो सकता है वो सबसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म हो। ये जो फॉसिल्स होते हैं ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को दिखाते हैं, यानी जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं है, जैसे कि डायनासोर्स। ये जो स्टडी होती है फॉसिल्स की स्टडी, उसको हम बोलते हैं पेलिएंटोलॉजी। और ये जो एविडेंस है इनको बोलते हैं पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। फॉसिल्स की एज या तो हम रिलेटिव डेटिंग से पता कर सकते हैं या हम एब्सोल्यूट डेटिंग से पता कर सकते हैं। रिलेटिव डेटिंग क्या होती है? ये एक मेथड है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एज क्या है। कैसे? उसको कंपेयर करके उसकी पोजीशन और रिलेशनशिप बाकी अगर अदर लोगों से, यानी कि एक दूसरे से कंपेयर करके कि उनकी पोजीशन क्या थी, कौन सी रॉक में मिले, कहाँ मिले और रिलेशनशिप क्या है, ऐसे करके हम उसकी एज पता लगाते हैं। अभी हमने देखा कि फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी है जॉर्जस क्रूवियर। ये है वर्ल्ड के फादर, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। लेकिन फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी कौन है? बीरबल साहनी। हम यहाँ पर देखते हैं कि डायनासोर के फैमिली ट्री, जो भी हमें पता चला है एविडेंस से, जो उनकी बोन्स वगैरह मिली है उनसे हमें पता चला है कि ऐसे ऐसे डायनासोर इस टाइम पे हुए होंगे। तो एक कोई उनका एंसेस्टर होगा, नहीं पता कौन है, उनसे बना है स्टेगोसॉरस। ये पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में है, उसमें अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर दिखाई देगा। स्टेगोसॉरस के ऊपर हमें इस तरीके से प्लेट्स दिखाई देंगी उसकी बॉडी पर, जिगजैग जिगजैग करके। तो वो स्टेगोसॉरस की खासियत है। स्टेगोसॉरस से आगे इवॉल्व हुए ट्राइसेरोटॉप्स। ट्राई मतलब तीन और सीरोटॉप्स मतलब उनके सिर पे हॉर्न बने, तो उनका जो फेस होता है उस पे 3 हॉर्न प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम है ट्राइसेरोटॉप्स। इसी एंसेस्टर से आगे बना आर्कियोप्टेरिक्स। ये आर्कियोप्टेरिक्स के पास फेदर प्रेजेंट होते हैं, और ये रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी है और मिसिंग लिंक भी है। मिसिंग लिंक क्यों? क्योंकि अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, और कनेक्टिंग लिंक मतलब ये रेप्टाइल और बर्ड्स दोनों को कनेक्ट करता है। यानी कुछ फीचर इसके होते हैं रेप्टाइल के जैसे और कुछ होते हैं बर्ड्स के जैसे। फिर ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है इनसे आगे जाके बने क्रोकोडिलियन और फिर आगे जाके बने टेरेनोडॉन। ये फ्लाइंग रेप्टाइल है, यानी उड़ सकता है ये रेप्टाइल। फिर नी के एक एंसेस्टर से बना ब्रैकियोसॉरस। इस ब्रैकियोसॉरस की बहुत ही लंबी नेक होती है और उसकी पूंछ भी बहुत लंबी होती है। फिर ब्रैकियोसॉरस से आगे बने टायरेनोसॉरस। ये टायरेनोसॉरस बहुत ही खतरनाक से दिखते हैं, लगभग 20 फीट इनकी हाइट होती है, और इनके दांत बहुत ही शार्प होते हैं कि जैसे अगर ये किसी को अपने अंदर रखेंगे तो इसको काट देंगे पूरी तरीके से। इनके लेग्स भी बहुत पावरफुल है, आर्म्स इनकी छोटी होती है और टेल भी इनकी छोटी होती है। ये है फर्स्ट एविडेंस जो कि हमें फॉसिल से मिलता है। सेकंड है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या बोलता है? ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिए थे जो उन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेज के, उन्होंने बोला था कि जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब की एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो सारे वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं लेकिन वो अडल्ट्स में नहीं मिलते। यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब के एम्ब्रियो में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सब में मिलेंगे। जैसे कि
जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सबके एम्ब्रियो में एक वेस्टिजियल गिल स्लिट्स बनते हैं सिर के जस्ट पीछे, लेकिन ये फंक्शनल केवल फिश में होते हैं। बाद में और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उसमें वो बाद में जाके अडल्ट में खत्म हो जाते हैं, यानी अडल्ट में नहीं मिलते, वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो में दिखते हैं कि उसमें गिल स्लिट्स दिखते हैं। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोजल को डिसअप्रूव किया। उन्होंने ये कहकर डिसअप्रूव किया कि कोई भी एम्ब्रियो जो है वो दूसरे एनिमल की अडल्ट स्टेज से पास थ्रू नहीं होता, यानी उन्होंने इस स्टेटमेंट को गलत कहा। बट ये भी अभी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये सही है या गलत। ये हो गया दूसरा एविडेंस फ्रॉम द एम्ब्रियो जर्नी। तीसरा है एविडेंस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, यानी कि उनके जो बाहर से दिखने वाली कैरेक्टर है और इंटरनल कैरेक्टर है, उसमें हमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखती है और कुछ डिफरेंस दिखते हैं। उस बेसिस पर हम इनके इवोल्यूशन का पता लगाते हैं, मतलब एविडेंस मिलते हैं हमें। तो इस बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन और एक होते हैं एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस का ऑर्गन मतलब है कि ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, यानी वो सब बने एक ही चीज से हैं, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग हैं। यानी कि जैसे ये एक एंसेस्टर है, एक ही टाइप की स्पीशीज हुआ करती थी किसी टाइम पे, लेकिन कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, कोई भी माइग्रेशन हुआ, किसी भी वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए और अलग अलग इन्वायरमेंट में चले गए। तो ये आगे जाकर एक दूसरे टाइप की स्पीशीज बना लेगा और ये दूसरे टाइप की स्पीशीज बना लेगा, यानी कि ये पहले एक ही थी लेकिन आगे जाकर ये दो अलग अलग स्पीशीज बन गई। इसको इसकी वजह से होमोलॉगस ऑर्गन बनते हैं, यानी कि ओरिजिन तो इनका सेम है बट फंक्शन इन दोनों के अब अलग अलग हो गए। इसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि डाइवर्स हो गए दो अलग अलग पार्ट में, या फिर एडेप्टिव डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। हमने जो एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ा था एक तरीके से वही है। अब इसका एग्जाम्पल है जो फोर लिम्स होते हैं, यानी हाथ जो होते हैं, किसके, वेल्स के, बैट्स के, चीता, ह्यूमन, यानी जितने भी मैमल्स हैं उन सबके जो हाथ होते हैं, यानी फोर लिम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं सभी के पास। ह्यूमरस होता है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं, फेलेंजेस होते हैं, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं। जैसे वेल का क्या काम है, स्विमिंग का, बैट का काम है उड़ने का, चीता का काम है दौड़ने का, और ह्यूमन हम अपने हाथों से बहुत सारे काम करते हैं। तो काम सबके अलग हैं लेकिन ओरिजिन सबका सेम है। जरूरी नहीं है कि इनके काम हमेशा अलग हो, काम सेम भी हो सकते हैं लेकिन ओरिजिन हमेशा सेम होगी। दूसरा इसका एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स के हार्ट और ब्रेन, ये सबके ओरिजिन सबका सेम है, इनका और लगभग काम भी सेम है। इसके अलावा एक बोगनविलिया और कुकुरबिटा, ये दोनों प्लांट हैं। तो बोगनविलिया के जो थॉर्न है यानी कांटे हैं, और कुकुरबिटा का जो टेंडल है, ये भी होमोलोगस ऑर्गन है। ये होमोलोगस ऑर्गन से कई बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। बोगनविलिया के जो थॉर्न है वो तो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जबकि कुकुरबिटा के टेंडल उसको चढ़ने में हेल्प करते हैं। तो काम दोनों का अलग अलग है लेकिन ओरिजिन दोनों का सेम ही है। और दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन में क्या होता है, इनकी ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर अलग होती है लेकिन फंक्शन हमेशा सेम होते हैं। इनके एंसेस्टर अलग होंगे, कैसे, जैसे ये दोनों स्पीशीज हैं, अब ये दोनों स्पीशीज किसी भी वजह से एक साथ आ गई, हो सकता है माइग्रेट करके आई हो या किसी नेचुरल कैलेमिटी आ गई हो, उस वजह से दोनों साथ साथ आ गई और अब इन दोनों में एक जैसे एडेप्टेशन हो गए। हालांकि ये स्पीशीज अलग अलग है, ओरिजिन इनका अलग है, लेकिन एडेप्टेशन एक जैसे हैं, तो इनको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दोनों कन्वर्ज हो गई, या फिर एडेप्टिव कन्वर्जेंस, यही हम इसके लिए यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। ये बटरफ्लाई और बर्ड्स दोनों के विंग्स उड़ने के काम आते हैं, लेकिन इनकी एनाटॉमी हम देखें तो दोनों की अलग होती है। दूसरा एग्जाम्पल है आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। मैमल्स और ऑक्टोपस दोनों की आंखें देखने का काम करती है, लेकिन इन दोनों की ओरिजिन और स्ट्रक्चर अलग होती है। पेंगुइन के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स दोनों का काम सेम है लेकिन ओरिजिन अलग है। ऐसे स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों ही खाने के काम आते हैं, लेकिन पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, और स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल इन दोनों के ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। ये हो गया तीसरा एविडेंस मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से। चौथा एविडेंस है फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स और जीन्स में सिमिलैरिटी देखी जाती है, जिसमें जितने ज्यादा सिमिलर होंगे इसका मतलब वो उतने ज्यादा ही क्लोज रिलेटेड होंगे, और जिनकी प्रोटीन्स में या डीएनए में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इसका मतलब उतने ही दूर के रिलेटिव हैं। तो जैसे कि इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म कंपोजिशन, हार्मोन्स, ब्लड, प्रोटीन, डीएनए, ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। और फिजियोलॉजी यानी कौन कैसे काम कर रहा है,
यानी जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये फिजियोलॉजी है। एक और एविडेंस है एविडेंस फ्रॉम एटाविज्म। एटाविज्म मतलब ऐसे कैरेक्टर जो पहले हमें कभी हमारे एंसेस्टर में हुआ करते थे लेकिन आज के टाइम पे वो एब्सेंट है, या फिर हमारे रीसेंट एंसेस्टर में जो मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर थे हमारे उसमें ये नहीं थे। जैसे कि एग्जाम्पल्स इसके देखे गए हैं, जैसे ह्यूमन बेबी है, ह्यूमंस के पास हमें पता है टेल नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं कि ह्यूमन के बेबी में टेल मिल जाए। इसका मतलब हमारे बहुत ही पहले वाले एंसेस्टर में ही टेल थी, बट हमारे रीसेंट एंसेस्टर में ऐसी टेल नहीं देखी गई। लेकिन ये अगर कभी कभी रेयर केस में दिख जाता है तो ये एविडेंस देते हैं कि पहले कभी टेल हुआ करती थी। दूसरा है केनाइन टीथ। पहले जो केनाइन टीथ थे वो बहुत ही शार्प हुआ करते थे, बट अब नहीं है। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड डेंस बॉडी हेयर। पहले बॉडी हेयर बहुत ज्यादा डेंस होते थे, क्यों? क्योंकि हमारे पहले हम कपड़े तो पहनते नहीं थे तो वो हमें प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हमें नीड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी के बहुत ज्यादा डेंस हेयर होते हैं तो इसका मतलब ये प्रूफ है, एविडेंस है कि इवोल्यूशन का। एक और एग्जाम्पल है, रशिया में लायन बॉय हुआ था, वो बिल्कुल शेर के जैसा दिखता था, उसका फेस और उसकी पूरी बॉडी पे हेयर ही हेयर थे। तो ये भी हमें एविडेंस देता है एवोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट है एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब वही ऐसे ऑर्गन जो हमारे अंदर किसी काम के नहीं है, हमारे अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलते हैं ये। और पहले हमारे फंक्शनल होते थे, पहले के टाइम पे फंक्शनल होते थे, लेकिन आज के टाइम पे फंक्शनल नहीं है। जैसे कि बॉडी हेयर्स पहले के टाइम पे फंक्शनल थे, अब नहीं है। विजडम टीथ, पहले के टाइम पे काम होता था विजडम टीथ से ताकि मांस चबा सकें, लेकिन आज के टाइम पे हमें जरूरत नहीं है, तो ये हमारे किसी किसी में आ जाते हैं, तो ये तकलीफ ही देते हैं। अपेंडिक्स, इसका भी अगर अपेंडिक्स होता है तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है। पहले टाइम पे ये जरूरत थी बट अब नहीं है। और लास्ट है एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो ग्रुप्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि वायरस। अब वायरस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग, यानी होस्ट के अंदर तो लिविंग की तरह काम करता है, लेकिन होस्ट की बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग की तरह काम करता है। यानी ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, तो ये भी एक एविडेंस है। नेक्स्ट है युगलीना। युगलीना किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है? प्लांट और एनिमल का। वैसे तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है एनिमल सेल की जैसी है, बट ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट के जैसे भी दिखाता है, तो ये प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है। एक है बेलेनोग्लॉसस, ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ऐसे ही काफी सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे थे एविडेंस जो हमें बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है और उसके दौरान काफी सारे चेंजेस आए हैं। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।